हेलो स्टूडेंट, दिस इज अभिषेक हियर और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी क्लास पे। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप सबने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं एमपीडीएलएड का द्वितीय वर्ष का विषय जिसका नाम है संज्ञान अधिगम और बाल विकास की इकाई 4। जी हाँ, आज हम इस संज्ञान अधिगम बाल विकास की इकाई 4 की बात करने वाले हैं जिसका नाम है भाषा एवं संप्रेषण। जी हाँ, तो भाषा एवं संप्रेषण इस इकाई की बात करेंगे। पहले बता दूं, संप्रेषण का अर्थ होता है कम्युनिकेशन। जी हाँ, संप्रेषण का मतलब क्या होता है? कम्युनिकेशन। और भाषा का मतलब लैंग्वेज, तो आप जानते हो। संप्रेषण मतलब बातचीत, कम्युनिकेशन, आदान प्रदान विचारों का, सूचनाओं का, ठीक है, जिसे हम संप्रेषण कहते हैं। तो भाषा क्या होती है, संप्रेषण क्या होता है, बच्चे भाषा और संप्रेषण कैसे सीखते हैं, ये सब कुछ इस चैप्टर में रहेगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो बहुत महत्वपूर्ण ये इकाई है। मैं पहले ही बता दूं कि इस इकाई में मैं क्या क्या आपको बताने वाला हूं। पहले डीएलएड की परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नोत्तर पीवाईक्यूज इस वीडियो में शामिल रहेंगे। साथ ही साथ जो क्वेश्चन मुझे लगता है कि आने वाली डीएलएड की संभावित परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं, गेस्ट क्वेश्चन आ सकते हैं, उन प्रश्नों को भी शामिल करूंगा। साथ ही साथ जो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, जिनसे क्वेश्चंस बनते हैं, बार बार रिपीट होते हैं, वो क्वेश्चन भी यहां पर शामिल करूंगा। और साथ ही साथ और मजे की बात, एक और एक्स्ट्रा चीज कि इस इकाई का ब्लूप्रिंट यानी अंक योजना, इस इकाई से कितने अंकों के प्रश्न आते हैं, इस इकाई पर कितने अंक आवंटित हैं, ये भी हम समझेंगे। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड तक बने रहना। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू कर लेते हैं। और हाँ, इसकी इकाई 1, 2, 3 ये ऑलरेडी हम वीडियो बना चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखी है तो चैनल पे जाके प्लेलिस्ट चेक करेंगे, आपको वीडियोस मिल जाएंगे। और देख लिए तो इसको कंटिन्यू करते हैं और चलिए बात कर लेते हैं इसके अंक योजना की, इकाई योजना की। यानी ये जो इकाई 3 है, माफ कीजिए इकाई 4 जो है, जिसका नाम ही है भाषा एवं संप्रेषण, इस चौथी इकाई पर कुल अंक आवंटित है। यहाँ पर टोटल अंक मिलते हैं भाई यहाँ पर 15। जी हाँ, 15 मार्क्स की इकाई है, यानी इस एक इकाई को पढ़कर 15 अंक हासिल हो सकते हैं। अब इसमें से 3 आते हैं वस्तुनिष्ठ, यानी 3 ऑब्जेक्टिव्स, एक नंबर वाले क्वेश्चन हो सकता है वो खाली स्थान पर हो सकता है, बहुविकल्प प्रश्न में से एक चुनो, है ना। फिर 3 अंक का एक प्रश्न भी आता है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन भी आता है यहाँ पर। साथ ही साथ फिर 4 नंबर का भी एक प्रश्न आता है यहाँ पर। और तो और एक 5 नंबर का प्रश्न भी यहाँ पूछा जाता है, यानी 3 ऑब्जेक्टिव्स, एक 2 नंबर का, एक 3 नंबर का, और 2 नंबर का नहीं, 3 नंबर का, 4 नंबर का और 5 नंबर का। इस प्रकार से यहाँ पर प्रश्न पूछे जाते हैं। यानी इतनी महत्वपूर्ण ये इकाई है, आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर है? अब ये अंक योजना हो गई, इकाई योजना होगी। तो चलिए इस वीडियो लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं और बात कर लेते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों की। लेकिन उससे पहले बताना चाहूंगा कि अगर आप एमपी डीएलएड के छात्र हैं या फिर हरियाणा डीएलएड के, और आपको पूरे कोर्स की तैयारी करनी है, 90+% स्कोर करना है, और आपको ये डिप्लोमा या डिग्री जो है एकदम बढ़िया डिस्टिंक्शन से पास करनी है, प्रथम वर्ष में हो सकता है परसेंटेज कम रहेगा, उससे और बढ़ाना है, तो पूरी तैयारी आपकी मात्र एक कोर्स से हो जाएगी। जी हाँ, एमपी डीएलएड का मध्य प्रदेश का 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ संपूर्ण कोर्स उपलब्ध है, जहां आपकी 100% तैयारी होगी आने वाली 2026 की परीक्षा के लिए। 25 सेशन से लेके 26, 2025 में एडमिशन लिए 26 में की परीक्षा है, ये तो समझ में होगा आपको। ठीक है, इसमें आपको मिलेगा क्या क्या? इसमें आपको भाई मिलने वाला है क्या? नोट्स। इसमें आपको क्या क्या मिलेंगे? पीवाईक्यूज। इसमें आपको मिलेंगे प्रश्न उत्तर। साथ ही साथ इसमें आपको क्या मिलेगा? इसमें आपको मिलेंगे वीडियो लेक्चर्स, हर इकाई का वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर, हर इकाई का डिटेल नोट्स, हर इकाई का शॉर्ट नोट्स, हर इकाई का प्रिंटेड नोट्स, हर इकाई का हैंड रिटन नोट्स। बहुत कुछ आपको मिलेगा मात्र इस एक ही कोर्स के अंदर। मैराथन वीडियो लेक्चर्स, ठीक है, और एग्जाम के टाइम पर लाइव क्लासेस भी उपलब्ध होंगी। सब कुछ मिलता है इस एक कोर्स में। कोर्स परचेस करना बहुत आसान है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन हमारे ऐप की लिंक है, वहां से आप ऐप डाउनलोड करके डायरेक्ट कोर्स परचेस कर सकते हो। और अभी चल रहा है 33% की छूट। जी हाँ, 33% ऑफ चल रहा है। 33% ऑफ के साथ कोर्स परचेस कर सकते हो बिना किसी कूपन कोड के। कूपन कोड डालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट कोर्स परचेस करना। सीधा डिस्क्रिप्शन में ऐप की लिंक है, ऐप डाउनलोड करो, रजिस्टर करो, और जो आपको कोर्स चाहिए द्वितीय वर्ष का या जो भी चाहिए आपको, हरियाणा का, मध्य प्रदेश का द्वितीय वर्ष का कोर्स परचेस कर लो। 33% ऑफ तुरंत मिल जाएगा, क्योंकि ये ऑफर खत्म हो जाएगा, क्योंकि परीक्षा नजदीक आने वाली है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। बात करते हैं सबसे पहले इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्नों की। और ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जो पीवाईक्यू हैं, यानी डीएलएड की पहले की परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। पहले बता दूं, ठीक है, ये डीएलएड की परीक्षाओं में पहले भी पूछे जा चुके हैं। बहुत बहुत महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। पहला प्रश्न जो है वो संप्रेषण की परिभाषा लिखिए। आखिर संप्रेषण या फिर कम्युनिकेशन कहते किसे हैं? ठीक है, तो संप्रेषण होता क्या है? वैसे अगर इस थ्योरी को छोड़ दे, अपने दिमाग की बात करें, तो संप्रेषण का मतलब क्या है? संप्रेषण से ऐसा क्या है? जब एक व्यक्ति अपने विचार, अपने आइडिया, अपनी जानकारी जब दूसरे से साझा करता है, किसी के माध्यम से, किसी, अब लिख कर साझा करेगा, बोलकर करेगा, दिखाकर, हाव भाव से, इशारे से, समझ रहे हैं ना। तो जब व्यक्ति विचारों का या अपने कह सकते हो शक्तियों का, अपनी सोच का, जानकारियों का जब आदान प्रदान करता है, ठीक है, तो संप्रेषण का मतलब यही संप्रेषण कहलाता है। तो संप्रेषण से तात्पर्य एक व्यक्ति के विचारों तथा शक्तियों से दूसरे व्यक्तियों को परिचित कराने से। अभी मैं जो भी फील कर रहा हूं, मुझे जो भी आता है, मुझे जो भी थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस और नॉलेज है, तो वो मैं क्या कर रहा हूं, आप तक बांट रहा हूं। किसके माध्यम से? ऑडियो वीडियो के माध्यम से।
तो आप और मैं जो भी कर रहे हैं वो क्या है, संप्रेषण, उसे ही संप्रेषण कहते हैं। भले ही एक तरफा है पर हम बातचीत तो कर रहे हैं ना, और एक तरफा क्या, आप कमेंट कीजिए, आप लाइव क्लासेस में भी जुड़िए, आगे चल के समझ में आया तो नीचे लिखिए, और ये अगला वीडियो किस चीज पर चाहिए ये भी बताइए, सर इस विषय को समझाइए, ऐसे पढ़ाइए, ऐसा वीडियो बनाइए, आप कमेंट करते चलिए, मैं देखते रहूंगा। हो सकता है सारे कमेंट का जवाब ना दे पाऊं, पर पढ़ तो जरूर लूंगा, उससे अगले वीडियो में शामिल करूंगा, है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, ये सारी चीजें आपको मिलती है। हम जो कर रहे हैं वो सब संप्रेषण ही है, ठीक है। तो संप्रेषण समझ में आ गया कि एक व्यक्ति अपने विचार, जानकारी, अपनी शक्तियां दूसरे व्यक्ति तक शेयर कर रहा है, दूसरे व्यक्ति तक पहुंचा रहा है, परिचित करा रहा है, तो उसे ही क्या कहेंगे, संप्रेषण, ठीक है। कम्युनिकेशन है, संप्रेषण कहते हैं। अब आते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। तो संप्रेषण की क्या आवश्यकता है, जरूर क्यों भाई संप्रेषण, क्यों करना बातचीत, बातचीत नहीं होगी तो सोचना क्या हो जाएगा। ये तो बड़ा आसान सवाल था, इसको भी आप लिख सकते हो। कैसा, देखो, बिना ढंग की बातचीत की, बिना अच्छी कम्युनिकेशन की, ठीक है, आप देखिएगा जब आप किसी व्यक्ति से बातचीत नहीं करते तो आपका और उसका ज्यादा बॉन्डिंग नहीं होता, लेकिन आप अच्छे से बातचीत करते हो, बढ़िया से बातचीत करते हो, एक दूसरे के विचार सुनते, आदान प्रदान करते हो, तो क्या होता है, कम्युनिकेशन अच्छा हो जाता है ना। ऐसा ही होता है, ऐसी दोस्ती होती है। तो बिना किसी प्रभावी संप्रेषण के समूह या समाज की कल्पना की ही नहीं जा सकती। मतलब सोचिए ना, ऐसा समाज जहां कोई किसी से बात नहीं करता, या ऐसा परिवार जिसमें माँ बाप बच्चे तो लेकिन चारों पांचों एक दूसरे से बात ही नहीं करते, लो कैसा समाज बनेगा, कैसा परिवार बनेगा। तो संप्रेषण बहुत आवश्यक है, बातचीत करते आना चाहिए ना, बातचीत बहुत जरूरी है। तो समाज की कल्पना भी नहीं की जा सकती बिना संप्रेषण के। संप्रेषण की उचित व्यवस्था के बिना कोई भी प्रशासकीय संगठन कार्य नहीं कर सकती, है ना। संप्रेषण बहुत जरूरी है। मोदी जी को आपने देखा है, मोदी जी क्या करते हैं, मोदी जी बस बोलते भाई, अच्छा बड़ा बढ़िया बोलते, पर्दे के पीछे काम कौन कर रहा है, विकास के काम कौन कर रहा है, क्या चीजें हो रही है, वो सब मोदी जी तो नहीं करते होंगे, पर मोदी जी बोलते बहुत अच्छा है। तो जो व्यक्ति अच्छा बोल पा रहा है वो अपनी बात मनवा सकता है ना भाई, वो फेमस होगा, पॉपुलर होगा। हिटलर के बारे में भी कहा जाता था, हिटलर इतना अच्छा बोलता था, इतना अच्छा संप्रेषण करता था कि सामने वाले का ब्रेन वॉश कर लेता था, और जो हिटलर बोलता था वही उसको सही लगने लगता था। तो हिटलर बहुत भाई अच्छा संप्रेषण। आप भी देखिए, जो कुशल वक्ता है, जिसको अच्छे से बोलना आता है, समझाना आता है, उसकी ख्याति होती है, वो फेमस होता है, उसका प्रमोशन होता है, ठीक है। यूट्यूब पर भाई कई टीचर्स आपको मिल जाएंगे पढ़ाने वाले, पर जो टीचर अच्छे से संप्रेषण बातचीत करता है, अच्छे से समझा पाता है, वो टीचर फेमस होता है, वो टीचर अच्छे पैसे कमाता है, उस टीचर का चैनल अच्छा चलता है, उस टीचर की सभी तारीफ करते हैं, उसका फीडबैक अच्छा होता है, सिंपल। तो संप्रेषण करते आना चाहिए, संप्रेषण बहुत बढ़िया चीज है, बहुत जरूरी भी है। क्लियर हो गया संप्रेषण क्यों जरूरी है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अपने शब्दों में लिखोगे ना परीक्षा में तब भी अंक मिल जाएंगे, घबराना नहीं है, अपने वर्ड्स भी यूज करके लिखने हैं। अब आते हैं, संप्रेषण क्या हो गया, संप्रेषण की आवश्यकता क्या है। अब बात करेंगे भाषा क्या है और भाषा की आवश्यकता क्या है, ठीक है। भाषा क्या है, तो वैसे तो भाषा शब्द का जो प्रयोग होता है ना, वो क्यों होता है, भाषा यानी अपने अंदर के भाव, भावनाएं, इमोशंस, फीलिंग्स को व्यक्त करना, प्रेजेंट करना, रिप्रेजेंट करना, ठीक है। भाषा क्या होती है, भाषा या तो बोली जाती है, या तो सुनी जाती है, या तो पढ़ी जाती है, तो लिखी जाती है, चार। तो जो अगर मेरे मन में कोई विचार आ रहा है तो मैं या तो आपको बोल के बताऊंगा, या आपको मैं दिखा के बताऊंगा इस तरह से, या फिर मैं आपको लिख के बताऊंगा इस तरह से, या फिर आप उसको पढ़ लेंगे अपने आप ही। मैं हट जाता हूं, ठीक है, फ्रेम से गायब हो गया हूं मैं, आप खुद ही पढ़ लो तो भी तो आप समझ जाओगे ना। तो यही तो क्या है, भाषा, यही क्या है, भाषा है। तो भाषा इस शब्द का प्रयोग कैसे होता है, क्यों होता है, तो भाषा शब्द का जो प्रयोग होता है विचारों अथवा भावों की अभिव्यक्ति के लिए। विचार और भाव की अभिव्यक्ति यानी उसको अभिव्यक्त करना, मतलब क्या, प्रेजेंट करना, दिखाना, है ना। अभिव्यक्ति के लिए प्रयुक्त उन सभी साधनों के लिए होता है जो चेतन प्राणियों एवं जड़ पदार्थ में देखे व सुने जाते हैं, ठीक है। जिंदा और कोई चीज जिंदा नहीं है, मान लो अजीवित है, नॉन लिविंग है, तो इनके मध्य, अब देखो ये पैनल या जो आप फोन है, मोबाइल है, मोबाइल जीवित है क्या, नहीं ना, लेकिन मैं जीवित हूं, आप जीवित हो, तो आप और मैं जीवित चीज, मोबाइल फोन, इंटरनेट, ये पैनल, ये पूरा स्टूडियो अजीवित चीज, जड़ चीज, लेकिन इनके माध्यम से ही मैं अपने विचार आप तक ला रहा हूं, और आपको जो चाहिए आप यहां से पढ़ पा रहे हो, आप वहीं से कमेंट करते हो, आपके विचार भी मैं सुन पाता हूं। तो यही क्या है, भाषा है, ठीक है। तो भाषा अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की साधन है। भाषा क्या है, अपने विचारों को अभिव्यक्त करने का साधन है। ये तो क्लियर हो गया, भाषा विचारों को अभिव्यक्त करने का साधन होता है, ये हमको पता है, ठीक है, ये इसकी परिभाषा जैसी, ठीक है। अब आते आगे, उदाहरण के लिए देखिए, अगर फॉर एग्जांपल देखा जाए तो मानव जो इंसान होता है परस्पर विचार विनय के लिए ध्वनि संकेतों को अपनाते हैं। इंसान क्या करते हैं, अपनी बातों को एक दूसरे तक पहुंचाने के लिए, अपने विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाने के लिए क्या करते हैं, ध्वनि यानी कि संकेत यानी कि आवाज का प्रयोग करते हैं, ठीक है, अपने विचारों को बताने के लिए। जैसे मैं बोल रहा हूं तो मैं कुछ ध्वनि निकाल रहा हूं, स्वर निकाल रहा हूं, इन्हीं ध्वनि और स्वर के माध्यम से आप समझ पा रहे हो कि मैं क्या बोल रहा हूं, यहाँ क्या लिखा है, क्लियर है। उसे ही भाषा कहते हैं। भाषा मानव को जानवरों से अलग करती है ना भाई।
हम इंसान बोल पाते हैं, हमारी एक अपनी भाषा है, एक दूसरे को समझा पाते हैं क्लियरली, है ना। तो भाषा हमारे विचारों को अभिव्यक्त करने का माध्यम है। लैंग्वेज इज अ मीडियम टू एक्सप्रेस आवर फीलिंग्स, इमोशंस एंड थॉट्स। ठीक है, हमारे मन में जो विचार है, भावनाएं हैं, उसे एक्सप्रेस करना, अभिव्यक्त करने का एक साधन है, माध्यम है, क्या? भाषा। लैंग्वेज एक मीडियम है। क्लियर हो गया? समझ में आ गया भाषा क्या है? ठीक है, भाषा क्या है, संप्रेषण क्या है, क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं त्रिभाषा सूत्र पर, जिसको मैं बता दे रहा हूं भाई, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीवाईक्यू है भाई, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साथ ही साथ इसको गेस्ट क्वेश्चन भी मान लो भाई, आने वाले डेट की परीक्षा में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको सब मान लो, जो मानना है भाई, इसको तो करना ही करना सॉल्व। त्रिभाषा सूत्र, थ्री लैंग्वेज पॉलिसी जिसे कहा जाता है, थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला जिसे कहा जाता है, उसकी बात हम करेंगे। ठीक है, जब भी भारत की शिक्षा व्यवस्था का निर्माण हो रहा था, ठीक है, तो जो केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड था, ठीक है, जिन्होंने भारत सरकार को शिक्षा कैसी चलानी चाहिए, किन भाषाओं में चलनी चाहिए, स्कूल में पढ़ाई किस मीडियम से होनी चाहिए, स्कूल में कौन कौन सी भाषा सिखाई जानी चाहिए, इसके लिए जो एक कमेटी बनाई गई थी, एक जो बोर्ड बनाया गया था, जिसे केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड कहा गया था, ठीक है, उन्होंने माध्यमिक स्तर तक, मिडिल क्लास तक 3 भाषाएं पढ़ने का सूत्र दिया, सुझाव दिया कि 3 भाषाएं पढ़ना जरूरी है किसी बच्चे के लिए। ठीक, तो ये 3 भाषा, इसे ही फिर त्रिभाषा सूत्र बोला गया। ठीक है, अब आते हैं डिटेल में, समझ लेते हो थोड़ा सा। अब तो समझ गए आपको, त्रिभाषा यानी 3 भाषा। ठीक है, और किसने दिया था? केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने। माध्यमिक स्तर तक छात्रों को, बच्चों को 3 भाषा पढ़ाना या पढ़ना आवश्यक माना गया, ये इन्होंने कहा था। ठीक है, तो इस प्रकार शिक्षा में त्रिभाषा सूत्र अस्तित्व में आया। तो इस प्रकार से त्रिभाषा सूत्र जो एग्जिस्टेंस में आया, चालू हो गया, और सरकार जो भी रही, चाहे मध्य प्रदेश बोर्ड हो, छत्तीसगढ़ बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, या केंद्रीय शिक्षा बोर्ड हो, यानी कि सीबीएसई हो, जो भी हो, इन सब ने 3 लैंग्वेज पॉलिसी अपना रखी है। हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश। ठीक है, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, कोई भी 3 भाषा, उन 3 भाषा में 2 भाषाएं आवश्यक रूप से पढ़नी ही पड़ती हैं। ठीक है, तो 3 लैंग्वेज पॉलिसी इन्होंने लाई थी। ठीक है, तो मातृभाषा, क्षेत्रीय भाषा और मातृभाषा मिश्रित कोई दूसरे ज्ञान। ठीक है, मातृभाषा तो कंफर्म है, मदर टंग तो रहेगी, जैसे महाराष्ट्र में मराठी रहती है, पंजाब में पंजाबी रहती है, गुजरात में गुजराती चलती ही है। ठीक है, फिर क्षेत्रीय भाषा, रीजनल लैंग्वेज, उस क्षेत्र में कौन सी भाषा बोली जाती है, उर्दू, संस्कृत, है ना, कोई और भाषा जो भी बोली जाती हो। ठीक है, और मातृभाषा से मिलती जुलती उस या मातृभाषा में ही दूसरे शास्त्रों का ज्ञान या दूसरे को पढ़ना, जैसे गणित को भी हम अंग्रेजी में पढ़ लेते हैं या हिंदी में पढ़ लेते हैं, है ना, गणित को भी महाराष्ट्र में लोग मराठी में पढ़ लेते हैं, तो मातृभाषा में, तो ये होगा। फिर एक और भाषा हो सकती है अंग्रेजी या आधुनिक विदेशी भाषा, अंग्रेजी या फिर कोई दूसरी भाषा, फ्रेंच भाषा भी चलती है। कुछ स्कूलों में इंग्लिश न पढ़ के फ्रेंच भी पढ़ाया जाता है, ऑप्शनल ग्रुप में आप फ्रेंच चुन सकते हैं अंग्रेजी की जगह पर, ये भी है। फिर आज के वैसे तो कुछ ही, ऐसा जरूरी नहीं है, मोस्ट ऑफ द इंग्लिश जरूरी है। और जो नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स है या अहिंदी भाषा क्षेत्र के जो है, जो इलाके हमारे देश में, या फिर जो हिंदी वाले क्षेत्र है, वहां अलग अलग भाषा, अगर अहिंदी वाला है तो वहां हिंदी ऑप्शन के रूप में, और हिंदी वाला क्षेत्र है तो दूसरी भाषा ऑप्शन के रूप। तो इस प्रकार से 3 भाषा पढ़ना कंपलसरी होता है। ठीक है, तो हमें क्या क्या इसमें ध्यान रखने वाली बात है, ये सब भूल जाओ, ओरली ध्यान रखो। मैंने क्या बताया, पहला कि केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने माध्यमिक स्तर तक बच्चों को 3 भाषा पढ़ना आवश्यक बतलाया। ठीक है, तो उन्होंने 3 भाषा को पढ़ाने का सुझाव दिया, तो यही 3 भाषा पढ़ाने का सुझाव आगे चलकर त्रिभाषा सूत्र के रूप में अस्तित्व में आया। चौथा, तीसरा पॉइंट लिख सकते हो आप। फिर इसमें क्या क्या पढ़ा जाएगा, तो यहाँ पर 3 भाषाएं पढ़ाई जाएंगी, जिसमें पहली भाषा क्या होगी, मातृभाषा, या फिर क्षेत्रीय कोई भाषा, या फिर मातृभाषा से संबंधित कोई भाषा हो वो पढ़ाई जाएगी, यानी मातृभाषा हो या फिर उस इलाके की भाषा हो, इनमें से पहली, दोनों में से कोई एक लैंग्वेज होगी पहली। दूसरी लैंग्वेज क्या होगी भाई, वो विदेशी भाषा हो सकती है, अंग्रेजी या कोई दूसरी आधुनिक विदेशी भाषा हो, फ्रेंच हो सकती है, जर्मन हो सकती है, जापानीज हो सकती है। ठीक है, और अक्सर तो हम अंग्रेजी ही, मोस्ट ऑफ द देशों में आप देखोगे हर स्कूल में अंग्रेजी ही चल रही है। ठीक है, और फिर तीसरी जो भाषा के रूप में वहां का भाई हिंदी वाले क्षेत्र है तो वह नॉन हिंदी भाषा, और नॉन हिंदी क्षेत्र तो आप हिंदी वाला, अहिंदी क्षेत्रों के लिए हिंदी और हिंदी क्षेत्रों के लिए अहिंदी भाषा, कोई भी दूसरी पकड़ लेंगे। तो ये सारी भाषाएं जो पढ़ाई जाएगी त्रिभाषा सूत्र के रूप में, इसे ही त्रिभाषा सूत्र बोला गया। क्लियर है, समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला देखिए, बहुत महत्वपूर्ण, अच्छे संप्रेषण या फिर अच्छे वार्तालाप या फिर अच्छे संवाद लेखन की क्या विशेषताएं हैं। यानी अच्छे से आपको अगर संवाद लिखना है, डायलॉग लिखना है, अच्छे से आपको बातचीत लिखनी है, यानी अच्छे से राइटिंग करनी है, आपको लोगों के बीच हुई बातचीत लिखनी है। यानी सिंपल भाषा में अगर कोई किताब लिखता है या कोई मूवी बनाता है तो स्क्रिप्ट लिखता है ना, डायलॉग्स, तो वो अगर अच्छे से लिखना है तो उसकी क्या विशेषताएं होती है ना, अच्छे लेखक की क्या विशेषता होगी अच्छे लेखन की। तो वार्तालाप या संवाद में लेखन करते समय कई प्रकार की बातों का ध्यान रखना पड़ता है। तो एक अच्छे वार्तालाप और संवाद की कुछ खास विशेषताएं निम्नलिखित दिए जा रही हैं, ऐसे थोड़ी लिख लो। फिर पॉइंट्स देखो, नंबर 1, संवाद में प्रवाह
क्रम और तर्क सम्मत विचार होना चाहिए। यानी जो भी हम संवाद लिख रहे हैं, जो डायलॉग लिख रहे हैं, उसमें भाई प्रवाह यानी कि अटक अटक के ना हो। यानी अगर कोई बातचीत हुई है उसके जस्ट बात की उससे संबंधित बात ही होनी चाहिए, यानी समझ में आए पढ़ते हुए, ठीक। यानी क्रम होना चाहिए, सीक्वेंस होना चाहिए एक के बाद एक, ठीक है। और उसमें तर्क सम्मत विचार यानी कुछ लॉजिकल थिंकिंग भी हो। यानी क्या लिख दिया है, इसका कोई लॉजिक ही नहीं, कोई तुक ही नहीं बनता, ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, ये इससे बोला कि ऐसा होना चाहिए। फिर संवाद देश काल व्यक्ति और विषय के अनुसार होना चाहिए। जो भी डायलॉग आप लिखोगे उस इलाके को, उस देश को, विषय किस विषय की बात आप कर रहे हो, ये सब देखकर ध्यान में रखकर ही लिखे जाते हैं। और संवाद की भाषा सरल होनी चाहिए। बातचीत संवाद की जो भाषा होती है वो एकदम सरल, इजी होनी चाहिए, ताकि आसानी से संवाद हो सके, समझ में आए। और क्या कि भाई उतना ही जो संवाद की जो भाषा हो वो सजीव दिखे, संवाद की भाषा सरल हो, संवाद की भाषा प्रभावी हो, ठीक है, आसानी से लोग उसे समझ पाए, और बोरिंग ना हो, मनोरंजक हो, थोड़ा इंटरेस्टिंग हो, मनोरंजन करे, है ना, थोड़ा सा मजा दे, ऐसी भाषा में लिखना चाहिए। संवाद का आरंभ और अंत रोचक होना चाहिए। शुरू भी करेंगे एकदम इंटरेस्ट के साथ और खत्म भी इंटरेस्ट हो, क्या नहीं तो शुरू में ही बोर लग रहा है, तो ऐसी मूवी जो शुरू में बोर लगती है फ्लॉप हो जाती है। ऐसी मूवी जो शुरू में अच्छी और फिर अंत में और अच्छी ऐसी होती है ना, क्लाइमेक्स भी बढ़िया खतरनाक, तो ये ऐसी मूवी हिट हो जाती है। तो संवाद भी ऐसे होने चाहिए, शुरू में रोचक और अंत में भी रोचक मनोरंजक होना ही चाहिए। तो ये एक अच्छे संवाद यानी कि अच्छे आप कह सकते हो डायलॉग राइटिंग के, संप्रेषण के अच्छे जो विशेषताएं होती हैं उसकी, ये यहाँ पर आपके सामने है। क्लियर है? अच्छा वार्तालाप कैसे होता है? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न कि संप्रेषण की बाधाओं का वर्णन कीजिए। यानी अगर कोई संप्रेषण करता है, यानी अगर कोई बातचीत करता है, अगर कोई वार्तालाप करता है, कुछ बोलता है, तो उसमें कौन कौन सी रुकावट आ सकती है, कौन कौन सी कठिनाई आ सकती है बातचीत में, संप्रेषण में, ठीक है। अब ये पढ़ लो, सुन लो, समझ लो, क्योंकि भाई अगर आप ऐसा कर लोगे तो हो सकता है आपका संप्रेषण सुधर जाए या आप दूसरों का संप्रेषण सुधार पाओ। क्लियर? चलिए, सबसे पहला, जैसे मैंने कहा कि हमेशा अगर आपको आंसर आता है तो डायरेक्ट मत लिखिए, पहले आप थ्योरी लिखिए। तो देखो, विचारों के आदान प्रदान करते वक्त अर्थात संप्रेषण में बहुत सी बाधाएं आती हैं। उनमें से कुछ प्रमुख बाधाएं इस प्रकार दी जा रही है, निम्नलिखित दी जा रही है। क्लियर? थ्योरी लिख ली। अब पॉइंट नंबर 1, पर्यावरणीय बाधाएं। जी हाँ, पर्यावरण भी बाधा होता है। मान लो हम ऐसी जगह पर रह रहे हैं जहां पर आप देखोगे चारों तरफ पेड़ पौधे हैं, शोर शराबा है। बताओ, अब नहीं, ये तो उल्टा हो गया, या तो पेड़ पौधे हैं तो शोर शराबा होगा, बहुत शोर शराबा शहर में, ट्रैफिक सिग्नल देखना, भीड़ भाड़ में, तो वहां बातचीत करने में प्रॉब्लम तो होती है ना, फोन पे कोई हेलो हेलो करते रह जाते हैं, है ना, संप्रेषण में प्रॉब्लम। शारीरिक असुविधा, अगर शरीर जो है सुविधा में नहीं है, यानी कई बार ऐसा होता है कि हम बुखार में है, अच्छे से बातचीत नहीं कर पाएंगे। कई बार ऐसा होगा हम नींद में है, या हमारा शरीर कष्ट में है, चोट लगी है, तो हम नहीं बात कर पाएंगे ढंग से, है ना, शारीरिक असुविधा। फिर भाषा संबंधी कठिनाई, अगर भाषा से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, हमें कोई भाषा ही बोलनी नहीं आती, ठीक है, तो ये भी एक कठिनाई होती है। फिर सैद्धांतिक बाधा, सैद्धांतिक यानी कुछ प्रिंसिपल रुकावटें होंगी, कुछ प्रिंसिपल हर्डल्स होंगे, यानी आपने भाषा को बोलना ही नहीं चाहा, या भाषा आपको आती ही नहीं है, भाषा आपने सीखी नहीं है, तो आप संप्रेषण कर ही नहीं पाओगे ना। सामने वाला आपसे मराठी में बात कर रहा है, आप भोजपुरी में बात कर रहे हो, सुन ही नहीं पाओगे, समझ ही नहीं आएगा। फिर रुचि का अभाव, कई बार ऐसा होता है कि इंटरेस्ट नहीं होता सुनने समझने में, कोई बातचीत कर रहा है, हम अपने काम में लगे हैं। जैसे कई लोग मैं पढ़ा रहा हूँ, कई लोग सुनने कहीं और सुन रहे होंगे, कहीं ध्यान ही नहीं है उनका, तो इससे क्या होगा, मैं जो बता रहा हूं उन तक पहुंचेगा ही नहीं, हमारा संप्रेषण अच्छा नहीं होगा, ठीक है। तो रुचि का अभाव, माध्यमों का अभाव, यानी जिस माध्यम से समझना है उसका अभाव है। जैसे किसी गांव में इंटरनेट नहीं है, नेटवर्क नहीं है, तो जो भी सरकार नोटिफिकेशन लाएगी देश में क्या हो रहा, उन तक पहुंचेगी बातचीत? नहीं पहुंचेगी, तो संप्रेषण का अभाव हो जाएगा वहां पर। और क्या, वैचारिक पृष्ठभूमि की कठिनाई, यानी किसी के विचार, यानी किसी का बैकग्राउंड, किसी की सोच, आइडियोलॉजी जो डिफरेंट होती है, तो अगर उसके विचार ही ऐसे हैं कि वो एकदम पूरी तरह से धर्म में कट्टर है, यानी एक अपने धर्म को बस मानता है, दूसरे धर्म की बुराई करता है, उससे आप बातचीत करने जाओगे तो क्या अच्छे से बातचीत हो पाएगी? नहीं, वो एक धर्म का एकदम उसी को आंख मूंद के मानेगा। या कोई मान लो एकदम कट्टर फैन है बीजेपी का, अंधभक्त, या एकदम कट्टर फैन है कांग्रेस, एकदम चमचा है, तो भाई दोनों से आप संवाद करोगे ना तो संवाद हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि दोनों जो है वो उनकी वैचारिक पृष्ठभूमि ऐसी है, उनकी सोच जो है पहले से किसी की तरफ है, तो उनको कोई कितना भी अच्छा लॉजिक दे दो वो बात नहीं सुनने वाले, है ना, ऐसा होता है। तो वैचारिक पृष्ठभूमि में अगर कठिनाई है तो भी संवाद अच्छे से नहीं हो पाता, संप्रेषण ढंग से नहीं हो पाता है। क्लियर है? समझ में आ गया संप्रेषण में कौन सी बाधाएं आती हैं? क्लियर। चलिए, तो ये था आपका चौथा इकाई संज्ञान अधिगम और बाल विकास का, ठीक। इसके पहले इकाई 1, 2, 3 की वीडियो ऑलरेडी ला चुके हैं, नहीं देखिए तो प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर लेना, देख लेना। और ऐसी और भी सभी विषयों की वीडियो के लिए
एग्जाम से रिलेटेड नोटिफिकेशन इन्फॉर्मेशन के लिए, कोई भी आप मिस नहीं करना चाहते, मैं सबसे पहले वीडियो बनाकर बता देता हूं, तो आप इसके लिए क्या कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर रख दीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर रखोगे तो ही वीडियो आपको नोटिफिकेशन में आप तक पहुंचेगी, तो ही आप सारी इंफॉर्मेशन जान पाओगे। और आप पूरी तैयारी के लिए 100% तैयारी करने के लिए और अच्छी डिग्री अच्छे प्रतिशत से पास होने के लिए आप हमारा कोर्स जरूर परचेस करें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन हमारे ऐप की लिंक है, वहां से ऐप डाउनलोड करें और अपना कोर्स परचेस कर लें। फिलहाल सीमित समय के लिए 33% की छूट चल रही है, जो पहले कोर्स खरीदेंगे उन्हीं को ऑफर रहेगा, बिना कूपन कोड डाले डायरेक्ट कोर्स परचेस कर लेना। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहे हमारा चैनल स्टडी क्लास।